तो हमने जाना कि AQI क्या होता है, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, दिल्ली में ये विंटर प्रॉब्लम है या सीजनल प्रॉब्लम है। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको सॉल्व किया जाए। क्या ये सॉल्व हो भी सकता है? क्या ऐसी कोई कंट्रीज है जहां ऐसा हुआ है? कोई ऐसी सिटीज है जहां हो चुका है? और अगर हुआ तो कितना वक्त लगा? और क्या दिल्ली वालों को कभी फिर से एक साफ एयर देखने को मिलेगी? अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो पहले तो हमें प्रॉब्लम्स हमने जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं विच इज़ कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस भी हमें जो डिवाइस करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ही होना चाहिए, राइट। जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखते हैं, जो जिस तरह का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। जो गाड़ियों से अगर हम पोल्यूशन देखते हैं तो वी हैव टू चेंज द इंटायर टेक्नोलॉजी दैट इज़ ड्राइविंग दीज व्हीकल्स राइट नाउ। हम लोग बात करते हैं, अनुमिता ने पहले बताया डीजल से हम सीएनजी पे आए जब पोल्यूशन काला था। अभी इनविजिबल है, टेल पाइप एमिशन है, तो अब हमें मूव करना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं, जहाँ टेल पाइप एमिशन एकदम ज़ीरो हो जाता है। जिसको हम ज़ीरो एमिशन व्हीकल बोलते हैं। बट ज़ीरो एमिशन व्हीकल में आज की डेट में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल है, विच इज़ बीइंग अडॉप्टेड क्वाइट अ लॉट इन दिस स्पेस। सो ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो टेल पाइप एमिशंस कम होना है। उसमें अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा हमें। हमें अपना नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो हम लोग पाथवे फुटपाथ बोलते हैं, जस्ट तो उसका जो नेटवर्क है उसे हमें सुधारना पड़ेगा। अभी बहुत दरकार है कि हम उसको सुधारें। हम कहीं भी किसी स्टैंडर्ड्स में किसी भी रीजन से अगर हम कंपेयर करें तो, and this we are talking on for Delhi and NCR region. You can imagine what the situation would be outside Delhi and NCR region, right? या So we need to really work on these factors of public transportation, is, eliminating tailpipe emission, non-motorized transport, footpath, pedestrian pathways हमें बनाना पड़ेगा, so that transportation and industrial जो major contributors हैं उसको हम सुधार सके। अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा कि पराली की जो मात्रा है जलाने की वो ड्रास्टिकली कम हो गया, राइट। इस साल हमें काफ़ी कम रिपोर्ट्स हुए हैं जो पराली जला रहे हैं। ट्रू। डिस्पाइट दैट पोल्यूशन इस लेवल पे है, विच मीन्स कि देर आर अदर थिंग्स दैट वी नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हमें बहुत एंगल से इसको टैकल करना पड़ेगा। आई जस्ट मैंशन अबाउट टू सेक्टर्स बट देर आर मेनी। वेस्ट मैनेजमेंट में हमें सुधार लाना पड़ेगा। हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। जो अगर आप हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आप प्लास्टिक ना जलाएं। आप हम लोग देखते हैं कार्डबोर्ड्स जो होते हैं वो जलता है। हम लोग देखते हैं प्लाई जो होता है जिसमें पेंट होता है वो जलाते हैं लोग अपने बॉडी को गर्म करने के लिए, रखने के लिए। सो आई थिंक ये सब चीज़ हमें सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा लोगों को टू कंट्रीब्यूट टू बेटर एयर क्वालिटी। ओके, अनुपता आप कुछ इसमें ऐड करना मैं यही कहूँगी कि अगर आप देखें इतने सालों से काफ़ी शहरों में और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे क्लीन एयर एक्शन प्लान्स बने हैं, चाहिए? और हर साल हमें सुनने को आता है कि एक नया प्लान बन रहा है, और हर प्लान में हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। पर जो प्रॉब्लम है वो है कि जो प्लान, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स जो बन रहे हैं और जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा एक गैप है। जो हमें करना है वो हम जिस रफ्तार से करना है, जिस स्केल पे करना है, वो नहीं हो पा रहा। तो हम, जैसे शरीफ ने अभी बताया कि हमारे जो एक्शन प्लान के जो मुद्दे हैं, यस। अगर मैं उनको 3 कैटेगरीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ, एक है कि हम एनर्जी ट्रांज़िशन की जो ईंधन का जो इस्तेमाल होता है, वो इंडस्ट्री में हो या हाउसहोल्ड में हो या गाड़ियों में हो, ये क्लीन अप होना चाहिए, जितना एकदम साफ ईंधन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। एक तो है ये टेक्नोलॉजी रोड मैप जो हमें चाहिए। दूसरा है, हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मोबिलिटी ट्रांजिशन, ओके। कि ये जो लगातार निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता बन रही है, इसको आपको रोकना होगा विद इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वॉकिंग एंड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और निजी गाड़ियों के ऊपर कहीं तो आपको रोक लगाना होगा। और तीसरा है जो जिसे हम कहते हैं सर्कुलैरिटी, मतलब जो वेस्ट जो की जो जनरेशन होती है, म्युनिसिपल वेस्ट, हमारी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, तो ये जो वेस्ट है आज, ये हर जगह जो पूरी एकदम
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत ही इसका जो इम्पैक्ट प्रदूषण के ऊपर होता है, ओवरऑल एनवायरमेंट इज रियल, बट वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, वेस्ट इज एक्चुअली अ रिसोर्स। और आज हमारे पास पॉलिसीज भी बन चुके हैं कि कैसे हम वेस्ट से रिसोर्स को फिर से निकाल के फिर से उसका इस्तेमाल करें। आज स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का जो इतना बड़ा एक प्रोग्राम बन चुका है और सरकार ने हर शहर को ये मैंडेट दिया है और पैसे भी दिए हैं कि आप 100% सेग्रीगेशन, 100% कलेक्शन और 100 और जितना हो सके आप मटेरियल को फिर से रिकवर कीजिए। तो ये सब मौजूद हैं, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हम जो जिस स्केल और जिस स्पीड से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जब हम फिर समझने की कोशिश करते हैं तो कि बाकी देशों ने क्या किया, राइट? अब बाकी देशों में दो तरीके के देश हैं। एक है जो द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हम जो यूएस हैं, यूरोप है, हम कहते हैं जाके देखो उनकी हवा कितनी साफ है आज। और ये ऐसे वहाँ पे शहरें हैं, जैसे आपको पता होगा कि 1952 में लंदन स्मॉग, एक हफ्ते में 10,000 लोगों की मौत हुई थी, राइट? पेंसिल्वेनिया स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग। तो ये सारे शहर उस तरीके की चुनौती से गुजर चुके हैं, बट they were able to implement action at a scale and with speed। और ये मैंने जो मैंने अभी बताया कि हमें क्या करना है, वो हर बातों पे उन्होंने ध्यान दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। पर एक बात जो हमें समझना है कि यूएस और यूरोप के पास 40 से लेके 50 साल थे उनके हाथ पे। ये पूरा एक they could phase out the action over very long time। और वो करने के बाद they have reached अब जहाँ पे आके उन्होंने पहुंचे, where they are today। बट हमारे पास 40 से 50 साल हमारे हाथ में नहीं है। अगर 40-50 साल इस तरीके की हवा अगर हमें we still have to breathe, we are all going to die। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो चैलेंज है सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने जो किया था हमें भी करना है, पर कितना जल्दी करें और कितना लीप फ्रॉग के साथ करें। अब इंटरेस्टिंग एग्जांपल इंडिया में है कि जहाँ पे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे इंडिया ने अच्छा कुछ करके दिखाया। सबसे बड़ी बात तो यह, जैसे शरीफ ने भी गाड़ियों की बात की है, एक इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे जो मानक गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जिसको हम भारत स्टेज 2, 3, 4 कहते हैं, 2020 में वो एकदम 4 से 6 एकदम जंप करके चली गई 3 साल में। तो अगर ये हम कर पाए हैं एक बार, व्हाई कांट वी डू दिस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स? और यहाँ पे एक देश का मैं जिक्र करूंगी कि चाइना। चाइना की जो चाइना इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। China also had the same kind of problem, and China and India were in the same level। बट जब उन्होंने डिसाइड किया अराउंड 2013 कि हम अभी टारगेट सेट करेंगे टू रिड्यूस आवर पोल्यूशन, कि 25% रिडक्शन इन 5 years, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने उसको किया कि बीजिंग को साफ करना था उनको, पर बीजिंग को जैसे दिल्ली को साफ करना चाहते हैं, पर बीजिंग को साफ करने के लिए उन्होंने सिर्फ बीजिंग को ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अराउंड 26 प्रोविंसेस अराउंड बीजिंग, ये पूरी रीजनल लेवल पे दे इम्प्लीमेंटेड लेवल द एफर्ट्स एट ए ह्यूज स्केल। तो इन्होंने कोयले को हटाया, फिर ऑल दैट डर्टी टेक्नोलॉजी। जब आज हम दिल्ली में कंजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे while they expanded their public transport infrastructure, पर उसके साथ साथ उन्होंने एक साल में आप कितनी गाड़ियाँ बेच सकते हैं उस पर कैप लगा दिया। अब हाँ, अब बात है कि देखिए चाइना में कुछ बातें हो सकती हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी, राइट? पर फिर भी वहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके उन्होंने दिखाया कि अगर आप स्केल और स्पीड के साथ काम करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस, तो आप 5 साल में हवा को काफ़ी हद तक साफ कर सकते हैं। और यही जो एक ढांचा भी हमें बनाना है, एक रोड मैप जो आज हमें चाहिए कि हमें पता है क्या करना है। इट्स अगेन हाउ डू वी बिल्ड द स्केल फॉर दैट एक्शन। तो यूरोप को लगा या यूएस को लगा 40 साल, प्रोबेबली चाइना को लगा 5 साल। तो हम ये भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज इट कैन बी इम्प्रूव। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली अगर आज शुरू करे या कोई भी इंडियन सिटी आज शुरू करे तो अगले 4 से 5 सालों में शायद एक सोल्यूशन और
काफी बेटर स्टेज पे हम आ सकते हैं, नॉट जस्ट बेटर बट काफी बेटर स्टेज पे हम आ सकते हैं। करेक्ट। ओके, दैट इज वंडरफुल टू नो कि आज हम ये करना चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। बट मेरा एक ये मानना है, जैसे सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। आज सरकार कुछ स्टैंडर्ड लेकर भी आएगी, जब तक लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक शायद ये प्रॉब्लम हमेशा रहे। तो क्या अभी भी हम कहेंगे कि सरकार ही है जो ये करे, या सिटीजन शुड कम फॉरवर्ड मेक? ये भी एक सवाल है, क्या उनको एक ऐसा हल्ला मचाना चाहिए इस वजह से कि हमारे लिए कुछ और किया जाए, या उन्हें कुछ अपने ऊपर एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस पोल्यूशन को ठीक किया जाए? इसका सिंपल आंसर है यस। हम लोग सब इस से जूझ रहे हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, चाहे घर में बैठे हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, या सड़क पे और रोड पे और ऑफिसेस में जो काम कर रहे हैं हमारे, एवरी वन इज़ अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू। सरकार का दायित्व बहुत है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है सरकार पे, पॉलिसीज़ जो हम डिवाइस कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक जो हैं, आम जनता जो है या सिटीजन जो हैं, अपने दायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएं और सब बोले आप देख लो। ऐसा नहीं होता है। वी कांट हैव दिस पासिंग द पार्सल बिजनेस गोइंग ऑन। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से बात कीजिए, आप उन वेस्ट मैनेजमेंट से बात कीजिए। तो ऐसा नहीं, एवरी वन हैज़ टू कम टुगेदर। And I always believe that if you have a positive outlook, if you think that certain things can be done, and in this case definitely it can be done, अगर आप मन बना ले तो ज़रूर हम लोग साफ़ कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं शुद्ध हवा, और we can breathe in clean air as well, maybe in 5 years down the line. True, I think it's beyond government now, and जब तक शायद citizens खुद उठकर आगे नहीं आएंगे तब तक इस प्रॉब्लम से हम कंटिन्यूसली जूझते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक है कि ये बात ठीक है कि हमें जो हम जन जागरूकता के बारे में बात करते हैं कि अवेयरनेस को बढ़ाना है, और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि लोगों में जो एक समझ को बनाना कि व्हाट इज़ द रिस्क, ताकि वो जो डिमांड फॉर क्लीन एयर वो गेट स्ट्रॉन्गर, लाउडर एंड शार्प, श्रिल, ताकि एक दबाव डाले जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर कि हमें एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए और हमें साफ हवा चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल है। पर अवेयरनेस के साथ साथ क्या हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज करेगा या नहीं? कुछ हद तक यस। जहाँ तक आज वक्त हम देखते हैं कुछ एक पर्सनल लेवल पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अवेयरनेस बढ़ रहा है। लोग कहते हैं हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए, हमारी हवा को साफ करनी है, मास्क पहनना है, एक्सपोजर को कम करें, जब प्रदूषण की मौसम आती है तब दिल्ली के बाहर चले जाएं। और ये बहुत इज कन्फाइंड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, पर ये थोड़ा इलिटिस्ट भी है कि इस ऑल्सो जो अमीर हैं, जो जिनके पास साधन हैं, वो ये सोच सकते हैं, पर गरीब ये नहीं सोच सकते। तो एक बहुत बड़ा एक इक्विटी का इशू है। जो गरीब है उनकी जो एक्सपोजर इतनी ज़्यादा है, उनको आप कैसे सेफ रखेंगे? पर जो बात है कि अगर मैं अपना बिहेवियर चेंज करना चाहती हूँ, अवेयरनेस कुछ हद तक मुझे ज़रूर हेल्प करेगा, ताकि मैं ये कह सकूँ कि अगर 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड माय हाउस अगर मुझे कुछ लेने जाना है, आई शुड बी एबल टू वॉक। मैं अपनी गाड़ी ना निकालूं या मैं कारपूल कर लूं। अगर मैं मेट्रो है मेरे घर के सामने, आई शुड बी एबल टू टेक मेट्रो। अगर मेरे घर के सामने कोई कचरा जला रहा है, एक कम्युनिटी एक्शन ले ताकि ऐसा ना हो। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, हम दबाव डालें कि कंस्ट्रक्शन को ठीक से करें ताकि वहाँ से धूल ना उड़े। तो एक कम्युनिटी और पर्सनल लेवल पे ऐसे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं टू बिल्ड दैट बॉटम अप प्रेशर। पर फिर भी बियॉन्ड अ पॉइंट बिहेवियर तभी चेंज होता है, 2 कारण एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स। जब आई एम इनेबल्ड, जब क्योंकि अगर मैं आज कहूँ कि मैं अपनी निजी गाड़ी को छोड़ के मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहती हूँ, फिर सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे घर के सामने एटलीस्ट एवरी 5 मिनट्स आई गेट अ बस सर्विस। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है, कि अदरवाइज मैं कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करूँ अगर आपने मुझे वो उपाय या साधन अगर आपने मुझे नहीं दिया। इनेबलिंग एनवायरनमेंट। और दूसरी बात है कि कहीं हद तक ये एक मिडिल क्लास की जो एक वो है ना कि ठीक है हम शोर तो मचा लेंगे, पर जब हमारी अपने ऊपर आती है टू टेक एक्शन, व्हेन आई हैव टू गिव अप समथिंग, तब एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बनता है। क्योंकि बिहेवियर चेंज करने में
जिसको हम कहते हैं प्राइस सिग्नल, वो सरकार के तरफ से आना चाहिए मेरा जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए। अगर मेरे को अगर आप इनफाइनाइट फ्री पार्किंग देंगे, मैं तो अपनी गाड़ी हर जगह ले जाऊँगी। पर अगर आपने कहा नहीं, मैं कार पार्किंग को कैप करने वाला हूँ और मैं उसके साथ-साथ आई एम गोइंग टू पुट अ मीटर ऑन योर पार्किंग कि आपने जितने घंटे आपने लगाए पार्किंग में, आई एम जस्ट गोइंग टू डबल द रेट। Yeah. तो इस तरीके के प्राइस सिग्नल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिहेवियर को चेंज करने के लिए। और सिर्फ बिहेवियर ही चेंज नहीं होगा, ये प्राइस सिग्नल से जो रेवेन्यू बनती है, उसको फिर जिसको हम कहते हैं टू टैक्स द बैड टू फंड द गुड। तो इसमें जो रेवेन्यू बन रही है, फिर उसके आप जो ट्रांजिशन है, जिस तरीके के पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमें जो उपाय अपनाने हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो दीज़ आर द इश्यूज़ दैट वी रियली हैव टू फोकस ऑन नाउ।